हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। झारखंड सचिवालय के संदर्भ में जो आपका सिलेबस है उसमें भारत का इतिहास और उसमें मुख्य रूप से फोकस किया गया है राष्ट्रीय आंदोलन पर। राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में एक बड़ा एरिया है, बहुत ब्रॉडर एरिया है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये जानना बड़ा जरूरी है कि किस जगह पर हम लोग फोकस करें। इतिहास से प्रश्न तो आएंगे, लेकिन इतिहास में जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें डोमिनेटिंग पोजीशन में फिर हमारा फ्रीडम मूवमेंट होगा। तो फ्रीडम मूवमेंट से किस किस जगह पर हम लोगों को बचे हुए समय में फोकस करना चाहिए और किस तरीके से करें कि मैक्सिमम एरिया को भी हम कवर कर लें और अनावश्यक बोझ भी ना लगे। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो देख करके ही पसीने छूटने लगते हैं कि इतना लंबा चौड़ा चीज़ देखना है। लेकिन उन्हीं चीज़ों को अगर हम लोग टुकड़ों में बांट दें, जिसको हम बोलते हैं माइंड गेम खेलना, तो हमको वो चीज़ें आसान लगने लगेगी। इसी संदर्भ में आज हम ये वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं कि इसको कैसे कैसे पढ़ें और किस जगह पर फोकस करें। इससे क्या होगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में आपको याद करना आसान हो जाएगा। और ये चीज़ एक ब्रीफ आइडिया हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि एक क्लास में मॉडर्न इंडिया को समझा पाना किसी सामान्य व्यक्ति के मतलब हित में तो नहीं हो सकता है। और ऐसी बात कहना भी बेवकूफ़ी हो कि सारा कुछ हम आपको बता देंगे और सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। लेकिन उसको अगर हम लोग टुकड़ों में बांट करके देखेंगे तो हमारे लिए सहज हो जाएगा और मानसिक तौर पर हम मजबूती वाली स्थिति में होंगे कि ये चीज़ ही तो पढ़ना है। पढ़ना उतना ही होता है, लेकिन सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलना होता है। इसके बाद ये चीज़ एक ब्रीफ हम आपको आइडिया दे रहे हैं। इसके बाद इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे और उसके माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। बहुत डेप्थ में जाकर के आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे बहुत डेप्थ हम 1919 के अधिनियम के मतलब रॉलेट एक्ट से पहले तक लाइव में हम बता चुके हैं। आप कभी चाहें तो उसको देखिएगा, लेकिन फिलहाल उतना डेप्थ अगर झारखंड सचिवालय के एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं तो अभी बिल्कुल मत देखिए। बाद के काल में जब जेपीएससी या कोई और स्टेट पीसीएस देना हो, यूपीएससी देना हो, आप जरूर उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको संक्षिप्त रूप में समझें, किन किन जगहों पर हम लोगों को फोकस कर लेना चाहिए। पूरा वीडियो देखिएगा तो एक ब्रीफ आइडिया तो आपको निश्चित तौर पर हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन या आधुनिक भारत का इतिहास को देखें तो हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन के चरण को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। लेकिन ये पहले भाग में जाए इसके पहले आपको जिन चीजों पर, जिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रख लेना है, उसमें इससे ठीक पहले आपको 1857 का सिपाही विद्रोह निश्चित तौर पर देख लेना है। उसमें 2-3 चीज आप खास तौर से याद रख लीजिएगा। कब शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ, मतलब डेट, स्थान याद कर लीजिए। इसके अलावा सिपाही विद्रोह के संदर्भ में जो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, ये राष्ट्रीय विद्रोह है तो ब्राह्मणों ने इसको भड़काया या फिर धर्मांधों का युद्ध था, जो भी हो, इस तरह का स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए। इसके अलावा आप ये जरूर याद कर लीजिए कि किस स्थान पर विद्रोह को नेतृत्व किसने किया और जो प्रमुख स्थान है वहां पर आप ये याद कर लें कि विद्रोह को सप्रेस करने का काम किस ब्रिटिश कमांडर ने किया। कॉलिन कैम्पबेल ने कहाँ किया, तो कर्नल नील ने कहाँ किया, ह्यू रोज ने कहाँ किया। इस तरह की चीजों को आप निश्चित तौर पर देख लें। तो 10, 20, 25 पॉइंट अगर आप बना लेंगे इंपॉर्टेंट चीजों को छांट करके, तो सिपाही विद्रोह से जुड़ा हुआ चीज आपका लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको दिमाग में रखिए। तो सिपाही विद्रोह आप देख लें। इसके अलावा आप जो 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हुआ है, राजा राम मोहन राय वगैरह की बात हम कर रहे हैं, उनका जो आंदोलन चला है, उनके द्वारा जो संगठन बनाए गए हैं, उन संगठनों को आप निश्चित तौर पर एक बार देख जाएं कि प्रार्थना समाज किसके द्वारा किया गया, थियोसोफिकल सोसाइटी किसके द्वारा, कब, कहाँ, इस तरह की चीजों को। तो इसका भी एक मुश्किल से 15 से 20 संस्थान अगर आप बनाएंगे तो आपका वो काम हो जाएगा। इसके बाद आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना, जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी से 1838 से शुरू होता है द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, जो कि भारत की पहली राजनीतिक संगठन थी, संस्था थी, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरीके से बॉम्बे प्रेसिडेंसी किसने, इंडियन एसोसिएशन किसने, मद्रास प्रेसिडेंसी किसने, कब, कहाँ, ये चीजें आप एक बार अवश्य देख लें।
इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का पृष्ठभूमि आपके लिए ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। अगर हम सिर्फ सिंपल तरीके से बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करने के पीछे कई सारे कारण थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि वक्त के साथ भारतीय जागरूक हो गए। देसी समाचार पत्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। अंग्रेजों की नीतियां, खास करके लॉर्ड लिट्टन की नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार थी। वैश्विक परिदृश्य भी कुछ इस तरीके से था जिसने कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने का काम किया था। तो इसी क्रम में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है और पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 चरण में, 3 फेज में बांट करके देख सकते हैं। पहला चरण जो है ये 1885 से 1905, मतलब कि कांग्रेस की स्थापना के बाद से लेकर के 1905 मतलब कि बंगाल विभाजन तक जाता है। इस फेज को आप अलग कर ले, एक साथ इधर मत देखिए, सिर्फ इधर सोचिए कि हमको ये वाला एरिया पढ़ना है। यहाँ 3 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट, हम ये नहीं कर रहे कि बीच में और टॉपिक नहीं आते, छोटे छोटे कई सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, लेकिन मेन जो जगह है वो इन जगहों पर आपको फोकस करना है। सिपाही विद्रोह, 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले के कुछ महत्वपूर्ण संगठन, इसको आप एक सूची बना करके याद कर जाइए। इसके बाद फर्स्ट फेज 1885, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर के बंगाल के विभाजन तक आपको जाना है। इसमें 2 घटनाएं मुख्य रूप से आपको ध्यान रखनी है। एक तो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना और फिर कांग्रेस का इंपॉर्टेंट सेशंस कहाँ हुआ, किसने किया, पहली महिला कौन थी, क्या कुछ विशेष निर्णय लिया गया, इस तरह की जो खास चीजें हैं इसमें भी अगर हम लोग 1885 से लेकर के 1947 तक जाएंगे तो 10, 12, 15 ऐसे इंपॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन आएंगे जिसके विषय में 2-2, 3-3 लाइन में आपको एक जगह कलेक्शन करके और याद कर जाना है। देखिए, मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो बनेगा नहीं, ये काम तो अल्टीमेटली आपको करना है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से आप करेंगे तो आपका ये काम आसान लगने लगेगा। तो 1, 2, 3 कांग्रेस का सेशन, चौथा, और इसके अलावा बंगाल विभाजन 1905 का बंग भंग, और इसी के साथ आप स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, इसको देख लें, ठीक है, कब शुरू हुआ, कब घोषणा की गई, कब लागू हुआ। इस दौर में जब ये चीजें हो रही थी तो कई सारे पत्र पत्रिका और अखबारों ने बंगाल विभाजन के संदर्भ में लिखने का काम किया। तो उसका संपादन किसने किया, इन चीजों को भी आप एक नजर जरूर देख लें, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनता हुआ नजर आता है। तो ये चीज मोटे तौर पर 5 टॉपिक अगर आप करते हैं, अगर आपने पहले से तैयार कर रखा है तो मुश्किल से आपके लिए ये 3 से 4 घंटा का खेल होगा और आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज फर्स्ट फेज में आप अच्छे तरीके से देख लें। यहां से निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका जरूर पकड़ाएगा, और ये वो एरिया है जिस पर अगर आप डेप्थ में जाकर के पढ़ेंगे तो कल की तारीख में अगर पीसीएस का एग्जाम देंगे तो वहां भी आपके लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होने जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग को हल्का करेगा कि इतना ही चीज को देखना है, ठीक है, लेकिन ये एरिया है जहां पर आप काम करके और थोड़ा बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। अभी ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सिपाही विद्रोह या 19वीं शताब्दी का ये सब चीज बताएं, ठीक है। हम सिर्फ आपको इस वीडियो में ये आइडिया दे रहे हैं कि आपको किन जगहों पर काम करना है, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि फिर इस पर हम कुछ क्वेश्चन देकर के नमूना के तौर पर आपको एक आधार देंगे जिसको कि बेस बना करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का काम कीजिएगा। तो खैर, ये पहला चरण को उदारवादी काल कहा जाता है, और इस काल के जो प्रमुख नेता थे उसमें डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिन्होंने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो कहाँ एस्टेब्लिश हुआ, कितने लोग भाग लिए, पहले कहाँ होना था तो पुणे में होना था, हैजा हो गया, तो फिर बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन के स्थान पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखा गया। ऐसे चीजों को आप अवश्य याद रख लीजिए, ठीक है। तो उदारवादी काल, जिनका कार्यशैली था ट्रिपल पी, प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट, थोड़ा सा इन चीजों को आप देखिएगा। यहां बहुत डिटेल बताने नहीं जा रहे हैं, ये हल्के फुल्के संवैधानिक परिवर्तन की मांग करते थे, अपने लिए सुविधाओं की मांग करते थे। ब्रिटिश सरकार में इस दौर के नेताओं का
मतलब उन पर विश्वास था, उनको वो न्यायप्रिय मानते थे और अंग्रेजी राज्य को बना करके रखना चाहते थे। लेकिन इस काल की जो उपलब्धियां रही, इन लोगों ने राजभक्ति दिखाया, लेकिन राजभक्ति के बावजूद अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा उदारवादियों को कुछ उपलब्ध नहीं कराया। इनकी जो असफलता रही उसी का परिणति था सेकेंड फेज का शुरू होना। यहाँ पर W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दिनसा वाचा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऐसे लोग जो थे इसके प्रमुख नेता थे। इस काल की असफलता ने उग्रपंथी काल को, एक्सट्रीमिस्ट जिसको बोलते हैं, इसको पनपने का मौका दिया। और इस काल के जो मुख्य नेता हैं वो है लाल, बाल, पाल, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सबके विषय में जान रहे हैं, और प्लस अरविंदो घोष। ये चार प्रमुख नेता थे। तो इनके विषय में थोड़ा सा आपको, लाल, बाल, पाल, अरविंदो घोष, इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको निश्चित तौर पे रख लेनी चाहिए। और इस काल का जो प्रमुख घटनाक्रम है उस पर हम लोग को कहां कहां फोकस करना है ये देख लें। पहले काल में हम लोगों ने बंगाल विभाजन तक देखा। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ले। अब इसके बाद इस काल का जो महत्वपूर्ण घटना है, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा। तो जब कांग्रेस सेशन आप करेंगे तो आपको उसी समय समझ में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, रास बिहारी बोस वैसे इसकी अध्यक्षता किए थे। 1907 करते हैं तो फिर 1916 भी जब कांग्रेस यहां पर नरम दल और गरम दल में बटी तो यहां पर मिलन का काम हुआ। तो ये लखनऊ में हुआ, जिसके की अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजुमदार। लखनऊ में ही फिर लखनऊ पैक्ट भी होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जिसने कि मुस्लिम लीग जो अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात 1909 के अधिनियम के तहत की गई थी उसको मान्यता दी गई। तो 1907, 1916 ये साथ साथ आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इस काल में बंग भंग आंदोलन के बाद भारत में प्रथम चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद डेवलप करता है, जिसमें कि प्रफुल्ल चाकी वगैरह का नाम आता है, खुदीराम बोस का नाम आता है, अनंत लक्ष्मण कन्हारे का नाम आता है। इन लोगों ने किसको मारा, कौन सा घटना को अंजाम दिया, ये चीजें भी आपके जहन में होनी चाहिए। तो प्रथम चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद, इसको थोड़ा सा आप देख लें। फिर इस दौर में महत्वपूर्ण घटना है 1914 का कामागाटा मारू प्रकरण। ठीक है, और उससे जोड़ते हुए 1915 का गदर आंदोलन। बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर नहीं बनेंगे, बेसिक चीजों को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन पकड़ाने लगेगा। इसके बाद 1916 का होम रूल लीग आंदोलन, इसको आप देख लीजिए। 1916 के बाद 1919 की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि भारत के इतिहास की दिशा को बदलती है, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग, ये दो घटना, क्योंकि इन दो घटना के बाद गांधी जी के मन मस्तिष्क में पूरा का पूरा बदलाव आता है और अभी तक गांधी जी जो अंग्रेजों के समर्थक थे अब अंग्रेजों के विरोधी हो गए। तो इस दौर में 1916 का चंपारण वाला भी घटना देख ले, क्योंकि गांधी जी को आप इग्नोर करके फ्रीडम मूवमेंट में बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं, या हम लोग इस बात की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि गांधी जी को छोड़ करके कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब गांधी जी से क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर रहेगा ही रहेगा। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 5, 7, 8 पॉइंट याद कीजिएगा कि किसने उनको आमंत्रित किया, क्या उनकी कार्यशैली थी, इसकी परिणति क्या हुई। आपका चंपारण का जो आंदोलन है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तिनकठिया था, नील आंदोलन की तरह था, सब कुछ इतना आपको पता है। कुछ फैक्ट्स को आप एक्यूमुलेट कर लीजिए, जमा कर लीजिए और यहाँ दिमाग में रखिए और एग्जामिनेशन हॉल में इसको करके आइए। ये घटना अगर आप याद करके जाते हैं तो आपका सेकेंड फेज का काम कमोबेश पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा चरण में इन चीजों पर आप फोकस करें। 1907 का सूरत अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ज्यादा नहीं, 2, 4, 5 पॉइंट में सब खत्म होने वाला चीज है जितनी आपकी जरूरत है फिलहाल। इसके बाद प्रथम चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद, जिसने हम बताया खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, इन लोगों के विषय में थोड़ा थोड़ा सा एक एक पॉइंट में लिख लीजिएगा। कामागाटा मारू प्रकरण, 1915 का गदर आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन और फिर रॉलेट और जालियांवाला बाग,
इतना इसमें देख लीजिए, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें कमोबेश मॉडर्न इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, सिर्फ उसको याद करना है, क्योंकि कुछ डेट्स पूछे जाएंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, इस तरह का जो डेट्स होगा, ये डेट्स भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस डेट्स वगैरह को आप याद करने का काम कीजिएगा। तो सेकेंड फेज को आप इस एरिया से पकड़ने का काम करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से लेकर के 1947 तक है। और जैसा कि हम बता रहे थे कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी सक्रियता के साथ लग जाते हैं। तो इस दौर को हम लोग गांधीवादी युग या जन आंदोलन का काल कहते हैं, क्योंकि गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को अगर एक लाइन में हम लोग कहें कि सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को मास मूवमेंट बनाने का काम किया था। जन आंदोलन की पृष्ठभूमि हालांकि स्वदेशी और बंगाल आंदोलन के दौरान ही शुरू हो गई थी पहली बार। उसी समय हम लोग जन आंदोलन का स्वरूप देखते हैं, लेकिन वो स्वरूप छोटा था, ठीक है। बृहद पैमाने पर गांधी जी ने ही जन आंदोलन को शुरू किया, तो ये जन आंदोलन का काल भी कहलाता है। इस पूरे 1919 से 47 तक के काल को हम लोग दो खंड में बांटेंगे, ठीक है, ताकि टुकड़ों में बटे और आपको लगे कि हमको कम कम पढ़ना है। पढ़ना तो देखिए कमोबेश सब बात हम आपको बोल रहे हैं कि पढ़ना है, लेकिन सोचिएगा तो माइंडसेट आपका अलग होगा, आपका सोचने का तरीका अलग होगा, और फिर आपके ऊपर जो अनावश्यक प्रेशर आता है कि इतना पढ़ना है, वो ऐसे ऐसे करके बढ़ जाएगा। क्रिकेट में होता है ना कि 300 रन बनाना है तो हर ओवर में 6 रन बनाना है कि 5 रन बनाना है, टारगेट के हिसाब से इसको सेट करके जाइए। आपके ऊपर अनावश्यक किसी प्रकार का कोई दबाव बिल्कुल भी नहीं आएगा और आप चीज़ों को बड़ी सहजता से याद कर लेंगे, क्योंकि आप पहले भी पढ़ रखे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ही आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस उसको थोड़ा सा और मजबूती दे देना है और खुद में विश्वास आ जाए, ये काम करना है। बस वही काम के लिए हम आपके साथ ये हैं और ये चीजें हम बता रहे हैं। तो थर्ड जो फेज है इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, 1919 से लेकर के 1929। तो यहां हम लोग सेकेंड फेज में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड तक देख चुके हैं। तो जालियांवाला बाग से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण चीजों को आप दिमाग में रखिए, कब हुआ, उसके बाद हंटर कमेटी, ये सब चीजों को दिमाग में रखिए। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य दौर शुरू होता है और इसमें हम लोगों को देखना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन हुआ, असहयोग के साथ खिलाफत आंदोलन भी चलता है, तो थोड़ा सा खिलाफत आंदोलन के नेता को खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, इससे जुड़ा हुआ चीज को आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आप 1920 में जो शुरू हुआ उसको देखिए। आप सबको पता है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो भारत में एक, इसको हम मिटा दे रहे हैं, भारत में एक निराशा का दौर हुआ और एनसीए मतलब कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा खत्म किए जाने के बाद भारत में जो प्रतिक्रिया शुरू हुई वो 3 प्रकार से शुरू हुई। जैसे कि सेकेंड फेज का क्रांतिकारी आतंकवाद शुरू हुआ, ठीक है, जहां चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह, भगवती चरण बोहरा, इन लोगों का नाम आता है। तो सेकेंड फेज का ये क्रांतिकारी आतंकवाद जो युवाओं के द्वारा शुरू किया गया, इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की का स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, वो 24 में हुआ। फिर उसके बाद 28 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन लोग जुड़े हुए थे, विचारधारा में क्या बदलाव आया, ये चीज जान लीजिए। इसी समय इंडियन रिपब्लिकन आर्मी मास्टर दास सुरेश सेन के नेतृत्व में उन चीजों को देखिए। और बीच में जो छोटा मोटा घटना हुआ है, किसी को मार दिया गया है, ये सब चीज भी आप अपने जेहन में बिल्कुल रख लें। तो क्रांतिकारी आतंकवाद। इसके बाद स्वराज दल का गठन, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान आप सब जानते हैं कि गांधी जी ने निषेधात्मक कार्यक्रम के तहत विधायिका का बहिष्कार किया था। तो अब जब असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया तो कांग्रेस का एक खेमा जो था, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल वगैरह, इन लोगों ने विधायिका में प्रवेश करने का अपना नीति तय किया और इसी क्रम में स्वराज दल का गठन का घोषणा किया 1922 के गया अधिवेशन में, ठीक है। और फिर 23 में लिटरली ये एस्टैब्लिश भी हो गया। और तीसरा है वामपंथ आंदोलन, वामपंथ आंदोलन, लेफ्टिस्ट मूवमेंट, ठीक है,
जिसके पीछे अपने पृष्ठभूमि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि 1917 में जो लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति हुई थी, तो ताकत के बल पर ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका जा सकता है या मजबूत सरकार को उखाड़ फेंका जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट ने वामपंथ आंदोलन को जन्म दिया और पेशावर षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, इनका मुख्य रूप से वामपंथी आंदोलन में नाम आता है। तो इन तीनों को आप देख ले, ठीक है। इसके साथ साथ 29 तक हम लोग को जाना है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो बड़ा घटना है वो बीच में काकोरी वगैरह जो है, ये क्रांतिकारी आतंकवाद से और इन चीजों से जुड़ता हुआ खत्म हो जाएगा। और फिर 1929 तक आप अगर जाएं तो लाहौर अधिवेशन तक जा सकते हैं, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया। तो ये फेज में ये चीज इंपॉर्टेंट, बीच में एक दो पॉइंट जरूर आएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, जिसको कि हम क्वेश्चन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो छोटा छोटा चीज होगा जिसको ढूंढने में आपको वक्त जाया ना करना पड़े, वो चीजें हम आपको, जो आसान भी होगा और एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल भी होगा, वो चीजें हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो 29 तक, 1929 से लेकर के 1947 के बीच में अगर हम लोग महत्वपूर्ण घटनाओं को देखें तो यहां हम लोग पूर्ण स्वराज तक चले गए हैं। तो 1930 पूर्ण स्वराज में ही निर्णय लेकर के सीडीएम, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इरविन पैक्ट, ये सब डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस बीच यहां पर एक घटना और याद रख लीजिएगा, साइमन आयोग, 1927 का साइमन आयोग। साइमन आयोग के साथ लाला लाजपत राय जिनके ऊपर लाठी से प्रहार हुआ, खली को जमा जिन्होंने पतंगों के माध्यम से साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, ये सब चीजें भी आप थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहां पर गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये चीज बीच के फेज में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, ये एक और ऐतिहासिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी ओर चूंकि संविधान भी आपको पढ़ना है तो 1935 का अधिनियम उस दृष्टिकोण से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटा सा चीज है, इसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि 1935 के अधिनियम के तहत 37 में चुनाव हुआ और उस 37 के चुनाव के परिणाम स्वरूप भारत में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में फासला बढ़ने लगा, उसकी पृष्ठभूमि 1935 के अधिनियम के बाद हुए चुनाव से नजर आता है। तो बाद में मुक्ति दिवस वगैरह, पाकिस्तान दिवस, इस सब का कड़ी जो है वो यहीं से तैयार होता है। तो जो डेट सब होंगे कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया, ठीक है, ये सब का कड़ी कहीं ना कहीं 1935 के अधिनियम से आगे गुजरता हुआ जाता है। ये चीज को देख लीजिए। इसी बीच आपको क्रिप्स मिशन, छोटा सा चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं, कौन लेकर के आया, कब लेकर के आया, क्या प्रस्ताव लेकर के आया, 2-3 पॉइंट में ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में आप सब जानते हैं कि ये अंतिम आंदोलन था। क्विट इंडिया मूवमेंट को देख लीजिए। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट तक चले गए तो गांधी जी के जो 4 प्रमुख आंदोलन है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ, वो आपके सामने हो जाएगा। चंपारण, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह, 2 लाइन का चीज है, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह या मिल आंदोलन, ये चीज बारदोली के साथ वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी का रोल है। ये चीजें भी छोटा छोटा जो पॉकेट में आता है उनको आप देख लीजिए। और ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है गांधीवादी युग का। छोटी छोटी चीजें तो बीच में आती ही रहेंगी, जिसको कि आप पॉइंट फॉर्म में पहले से मेरे ख्याल से याद किए होंगे, और नहीं तो इस बीच पढ़ने का काम कीजिए। हम इस वीडियो में आपको लिटरली कुछ भी नहीं बताए हैं, हम सिर्फ ये बताए हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन जैसे विशाल सब्जेक्ट को, इतना बड़ा जहां पाठ्यक्रम दिखता है, सिर्फ उसको आप तोड़िए, छोटा छोटा कीजिए और मानसिक तौर पर खुद को ये बताने का काम कीजिए कि मुझे तो इतना ही पढ़ना है, ये वाला हमने कर लिया, अब तो यही बचा हुआ है। इस तरीके से अगर आप माइंडसेट तैयार करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफर्टेबल होंगे, और जितना आप कंफर्टेबल होंगे, हम कई बार कह चुके हैं कि उतना बेहतर आपका प्रदर्शन होगा। इन चीजों पर आधारित हम आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। और जैसा कि अगर आपने मेरा वीडियो पहले देखा है तो ऑप्शन से जुड़े हुए चीजों को हम बताने का काम करते हैं, तो उन चीजों को कीजिएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके
लिए हम इन चीज़ों को अवेलेबल करा सके। बाकी सब्जेक्ट पर जैसे कि कल हमने कंप्यूटर पर डाला है या बाकी विषय पर, उसको भी आप देखते रहिए। हम जल्द आपके लिए, हो सकता है कल परसों में ये वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाए, आप उसको देखिए और बाकी चीज़ें जैसे आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर पहली बार आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करने का काम कीजिए। चलिए मिलते हैं जल्दी।